Hello everyone, my name is Amardeep, currently working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today we are going to discuss one more problem on vapor power cycle. In vapor power cycle, specific problem is regenerative cycle. तो रिजनरेटिव साइकिल पे हमारा आज न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। इन अ सिंगल हीटर regenerative cycle, the steam enters the turbine at 30 bar 400 degrees Celsius and the exhaust pressure is 0.10 bar. The feed water heater is a direct contact type which operates at 5 bar. Find, calculate क्या क्या करना है, the efficiency and the steam rate of cycle, the increase in mean temperature of heat addition and efficiency and steam rate as compared to the Rankine cycle without regeneration। और एक चीज गिवन है कि पंप वर्क जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल से प्रॉब्लम है। सिंगल हीटर रिजनरेटर लगा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जो टरबाइन है, टरबाइन में जो स्टीम इनलेट हो रहा है उसकी कंडीशन दी है कि 30 बार और 400 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और एग्जॉस्ट पे प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज 0.1 बार, राइट। और जो इसमें टरबाइन से जो स्टीम ब्लेड हो रही है, वो ब्लीड जो हो रही है वो ब्लीड 5 बार पे हो रही है। तो इसका हम सिस्टमेटिक डायग्राम बना लेते हैं, टीएस डायग्राम बना लेते हैं, एचएस डायग्राम बना लेते हैं, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑलरेडी जो अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा है 30 बार एंड 400 डिग्री सेल्सियस। एग्जॉस्ट प्रेशर टरबाइन का दिया है जेड 0.1 बार। फीड वाटर हीटर का जो प्रेशर दिया 5 बार पे, उसमें लिखा हुआ कि ब्लीड हो रहा है तो 5 बार पे। तो इस लेटर से एज्यूम करते हैं कि भाई 1 kg ऑफ स्टीम जो है वो इस पूरे साइकिल में सर्कुलेट कर रही है। तो ये हमारा टरबाइन हुआ, टरबाइन में 1 kg स्टीम आया, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 30 बार पे। तो इसमें एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग एक्सपेंशन जैसे ही पॉइंट 2 पे इस पे पहुंचा, यहाँ इस कंडीशन पे, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से m kg ऑफ स्टीम जो है वो हीटर में आ गया। ये हमारा एजम्पशन है कि m kg ऑफ स्टीम जो है यहाँ से ब्लीड हो गया हीटर में। अब यहाँ से फिर से एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ और इस एंड पे टरबाइन के जो एग्जिट है, टरबाइन के एग्जिट का प्रेशर दिया हुआ है 0.1 बार और स्टीम कितना हुआ, इट इज 1 माइनस एम के जी, क्योंकि एम के जी तो यहाँ निकल गया है। और 1 माइनस एम के जी कंडेंसर में कंडेंस हुआ, देन पहले पंप में आया 1 माइनस एम के जी आपका, फिर हीटर में आ गया, हीटर से फिर से दूसरे हीट पंप से 1 kg 1 माइनस एम के जी इधर से आया, एम के जी यहाँ से आया और दोनों यहाँ पे कंबाइंड हुए एंड देन 1 kg वाटर आ गया फिर से बॉयलर में और बॉयलर से फिर से 1 kg स्टीम। तो ये कंटिन्यूसली सर्कुलेट, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, राइट। और एम के जी जो ये ब्लीड हुआ था स्टीम हीटर के लिए, वो एट 5 बार प्रेशर पे ब्लीड हुआ था। तो इसका फिर से हम टीएस डायग्राम बना लेते हैं। ये है इसका सिस्टमेटिक टीएस डायग्राम और ये एचएस डायग्राम। कैसे, देखिए 1 से 2 बिल्कुल सिंपल। देखिए 1 से 2 जो एक्सपेंशन हुआ, 1 से 2 एक्सपेंशन, तो इन दोनों के बीच में कितना 1 kg स्टीम ट्रेवल किया, राइट। लेकिन जैसे ही 2 पे पहुंचा, एम के जी आपने हीटर में ब्लीड हो गया। तो आप देखिए टीएस डायग्राम पे, तो 1 से 2 के बीच में 1 kg ऑफ स्टीम ट्रेवल किया। 5 बार प्रेशर जैसे हुआ, एम के जी आपने हीटर में सप्लाई हो गया, हीटर में ब्लीड हो गया। एंड 2 to 3 के बीच में क्या हो गया, 1 माइनस एम के जी। 2 to 3 के बीच में अगेन देखिए 2 से निकला, इस 2 से 3 के बीच में, ये पॉइंट 2 है, 2 से 3 के बीच में आप देखिए यहाँ पे 1 माइनस एम के जी ट्रेवल किया और ये एट प्रेशर 0.1 बार पे एग्जिट हुआ टरबाइन का। और पॉइंट 3 पे जो प्रेशर होगा दैट इज 0.1 बार गिवन है एंड जो अमाउंट होगा स्टीम का दैट इज 1 माइनस एम के जी, वो कंडेंसर में आएगा। देन नेक्स्ट वन इज 3 से 4 कंडेंसर
1 माइनस एम के जी। 4 से 5 के बीच में पहला फीड पंप लगा हुआ है, वो 5 पे आया। अब दिखाता चलूँ मैं साथ के साथ। देखिए 4 से 5 के बीच में पहला फीड पंप आया, पहले फीड पंप ने फिर से कहाँ गया, इस हीटर में फीड किया 1 माइनस एम के जी ऑफ वाटर को। यहाँ से स्टीम आया, एम के जी ऑफ स्टीम। दोनों आपस में हीट ट्रांसफर किए और मिक्सिंग करके, और यहाँ पे 6 पॉइंट पे 1 के जी ऑफ वाटर आ गया। 1 के जी ऑफ वाटर 6 पॉइंट पे आया। यहाँ पे दूसरा फीड पंप लगा हुआ है, दूसरा फीड पंप ने फिर से फीड किया। देखिए ये है 6 पॉइंट, 5 से 6 के बीच में हीटर लगा हुआ है, एंड देन 6 पॉइंट पे 1 के जी स्टीम आ गया। 6 पॉइंट पे 1 के जी स्टीम कैसे आ गया, क्योंकि इधर, सॉरी इस पे देखिए एम के जी इधर से आया, 1 माइनस एम के जी यहाँ से आया, तो अब 6 पॉइंट पे 1 के जी आ गया। 1 के जी स्टीम आ गया, बॉयलर में फीड हो गया 7 पे, और 7 से 1 आपका हीट एडिशन हो गया बॉयलर में। तो ये आपका टीएस डायग्राम था, ये आपका एचएस डायग्राम करेस्पॉन्डिंग। अब आते हैं हर एक पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करने। हर एक पॉइंट पे इंथैल्पी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो किसी भी पॉइंट की किसी भी पैरामीटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें स्ट्रीम टेबल रिप्रेजेंट नहीं किया है। स्ट्रीम टेबल में पिछले 1-2 वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ। तो स्ट्रीम टेबल की डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख ले रहा हूँ कि फ्रॉम स्ट्रीम टेबल अगर H1 की वैल्यू लिखनी है तो H1 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी भाई, हम सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जाएंगे, और सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जो इंथैल्पी का टेबल है उस पर जाएंगे, और P इक्वल टू 30 बार, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 400 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर 30 बार पे और 400 डिग्री सेल्सियस पे जो इंथैल्पी होगी सुपर हीटेड स्टीम में टेबल में, उसको हम लिख लेंगे, दैट इज 30.9 किलो जूल पर केजी। और एंट्रोपी लगे हाथ, एंट्रोपी भी लिख लेंगे 6.9212 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब एक्सपेंशन हो रहा है तो S1 इक्वल टू S3 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 होगा, ये होगा, जाहिर सी बात है एक्सपेंशन हो रहा है, सबके एंट्रोपी क्या हो गए, सेम हो गए। तो H1 पता लग गया, S1 पता लग गया। एक और प्रॉब्लम हाँ राइट डिस्कस करना है कि ये 2 पॉइंट, अगेन ये 2 पॉइंट सुपर हीटेड जोन में है या सैचुरेटेड वेपर पे है या विद इन द वेपर डोम है। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा कि अभी जो हमारे पास देखिए इस 2 पॉइंट पे अगर हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर लें, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि S1 इक्वल टू S2, और इस पॉइंट का एंट्रोपी कितना होगा, ये सैचुरेटेड वेपर पॉइंट पे जो ये कर्सर दिख रहा है, इस पॉइंट पे एंट्रोपी, अगर इस पॉइंट का आई मीन एंट्रोपी एट पॉइंट 2 अगर ज्यादा हुआ यहाँ के एंट्रोपी से, आई मीन सैचुरेटेड वेपर पॉइंट पे जो है, लाइन पे जो पॉइंट है, यहाँ के एंट्रोपी से 0.2 का एंट्रोपी ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वो सुपर हीटेड रीजन में रहेगा है कि नहीं भाई। देखिए ये एंट्रोपी इंक्रीज करती हुई लाइन है, तो यहाँ पे एंट्रोपी कम होगा, फिर एंट्रोपी और होगी, फिर तो अगर 0.2 की एंट्रोपी ज्यादा हुई इस पॉइंट के एंट्रोपी से, तो जाहिर सी बात है 2 पॉइंट कहाँ होगा, यही लाई करेगा सुपर हीटेड जोन में। तो एट पॉइंट 2 के एंट्रोपी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए सीधा हम स्टीम टेबल में जाएंगे, सैचुरेटेड स्टीम टेबल, और 5 बार प्रेशर पे जो आपका Sg होगा वही इस पॉइंट की एंट्रोपी होगी। तो Sg देख लेंगे, Sg की वैल्यू क्या आएगी। देखिए हमने ये देखा कि Sg एट 5 बार पे 6.821 किलो जूल पर केजी केल्विन था। तो S2 की वैल्यू कितनी थी, S2 की वैल्यू थी 6.9। तो ये क्लियर हो गया कि S2 जो है वो ग्रेटर देन Sg है। सो 0.2 कहाँ होगा, S2 अगर ग्रेटर देन Sg हो गया तो 2 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इस सुपर हीटेड रीजन में। तो ये चीज ये क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट लाइज इन सुपर हीटेड रीजन। अब अगेन फ्रॉम मोलियर डायग्राम की बात आ गई। मोलियर डायग्राम से क्यों बात आ गई, मोलियर डायग्राम पे हम एंथैल्पी ऑफ 0.2 कैलकुलेट करेंगे। एंथैल्पी क्यों, क्योंकि देखिए ये 0.2 तो सुपर हीटेड रीजन में है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं पता है। अगर इसका टेम्परेचर पता होता एट 0.2 का, तो हम सीधा सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जाते, 5 बार पे
जो टेम्परेचर एट पॉइंट 2 पे जो टेम्परेचर गिवन होगा उस टेम्परेचर पे हम इंथैल्पी कैलकुलेट कर लेते, नोट डाउन कर लेते। पर इंथैल्पी टेम्परेचर एट पॉइंट 2 पे नहीं गिवन है तो हमें मोलर डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मोलर डायग्राम पे जब हम लेंगे तो H1 की भी वैल्यू वहीं से निकाल लेंगे, H2 की भी वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, राइट। तो H1 की वैल्यू निकालने के लिए मोलर डायग्राम में हम 30 बार प्रेशर लाइन वाली, कहाँ पे, इस पे टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, तो 30 बार प्रेशर लाइन 400 डिग्री सेल्सियस पे जहां कट करेगा दैट इज H1, वहां से सीधा ड्रॉप कर देंगे आइसेंट्रोपिकली, कहां तक, जब तक कि प्रेशर 5 बार नहीं है। 5 बार प्रेशर वाली लाइन को जैसे ही ये लाइन जो हमने ड्रॉप किया आइसेंट्रोपिकली, जहां कट करेगा दैट इज पॉइंट 2 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट 2 पे एंथैल्पी क्या होगा, पॉइंट 2 पे हमारे पास टेम्परेचर भी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम मोलर डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्रॉम मोलर डायग्राम, आप देखिए ये मोलर डायग्राम मैंने बनाया, ओके। देखिए एक चीज है, मोलर डायग्राम पे देखिए कि S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 था। तो ये लाइन तो हमें पता है, ये लाइन, और ये लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हैं, और ये लाइन अगर P इक्वल टू 30 बार वाली लाइन को जहां कट करेगा वही पॉइंट 1 होगा मोलर डायग्राम में। तो इसकी वैल्यू हमें पता है S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 दैट इज 6.9212। तो हम चलते हैं मोलर डायग्राम पे और 6.9 की वैल्यू पता करते हैं। ये हो गया 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 9 से 6.92 है ना, तो मैंने यहाँ ले लिया। तो ये लाइन है स्पेसिफिक एंट्रोपी की। स्पेसिफिक एंट्रोपी को हम आगे बढ़ाते गए आगे बढ़ाते गए, है ना। और ये कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि ये प्रेशर लाइन, कौन सी प्रेशर लाइन है, 30 बार। ये देखिए अब हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और आपका प्रेशर ये बढ़ा गया आपका 6.9। इन लाइन हमने ये ड्रॉ की, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखिए पॉइंट 2 जो लाई कर रहा है, एक मिनट, ये जो पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ 3 से हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ये पॉइंट 2 कहाँ आ रहा है, ये जो 5 बार वाली प्रेशर लाइन है, ये 5 बार वाली प्रेशर लाइन को किस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट को ही तो हमें फाइंड करना है, राइट। पॉइंट 1 को आप छोड़ दीजिए, अब आए केवल पॉइंट 2 की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट 2 कैसे मिलेगा, कि ये जो एंट्रोपी लाइन है, ये एंट्रोपी लाइन आप बढ़ाते जाइए, ये एंट्रोपी लाइन 5 बार वाली प्रेशर लाइन को जहां कट करेगा वही पॉइंट 2 होगा। तो यही हमने यहाँ किया कि ये 6.92 है, एंट्रोपी को हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ये देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये 5 बार है, ये देखिए 5 बार। तो इसको यहाँ पे कट कर दिया, जैसे यहाँ पे कट किया उसके करस्पॉन्डिंग हमने एंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया। अगेन ये एंथैल्पी लिटिल बिट अप एंड डाउन हो सकता है, आप एरर आ सकता है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये है 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये है 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो डिफरेंट टेम्परेचर लाइन होगा इनके बीच में, राइट। तो मैंने देखिए इस पॉइंट पे करीब करीब जो टेम्परेचर होगा दैट इज 172 डिग्री, हो सकता है कोई ये बोल दे 175, वो भी चलेगा, 170 वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट पे हमने ये देखा कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर भी हमें पता लग गया, राइट। तो इस पॉइंट पे एट पॉइंट 2 पे एंथैल्पी भी हमने देख लिया, एंथैल्पी हमने नोट डाउन कर लिया। इस पॉइंट 2 पे जो टेम्परेचर होगा वो 172 डिग्री सेल्सियस या 172.8.9, जो भी आपको लिखना है वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर लाइन कैसे किया कि भैया ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो 150 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो कहीं हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये लाइन जो होगी वो 172 डिग्री सेल्सियस लाइन होगी, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एंट्रोपी ऑलरेडी पता है। तो ये एट पॉइंट 2 पे हमारे पास
एट पॉइंट 2 पे हमारे पास टेम्परेचर पता लग गया, एंथैल्पी पता लग गया। सो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है दैट इज द एंट्रोपी कैलकुलेट करना एट पॉइंट 3 पे। ये देखिए एट पॉइंट 3 पे एंट्रोपी कैलकुलेट। एट पॉइंट 3 क्या है, वेट रीजन में है, तो सबसे पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद इस पे एंट्रोपी पता लग जाएगी। तो नेक्स्ट वन इज हमने क्या किया, S2 इक्वल टू S3 SF एट 0.1 बार, SF 0.1 बार प्रेशर लाइन है, तो SF एट 0.1 बार प्रेशर प्लस X3 इंटू SFG एट 0.1 बार प्रेशर। तो ये देखिए P इक्वल टू 1 बार प्रेशर पे स्टीम टेबल से हमने SF, SFG, HF, HFG नोट कर लिया, यहाँ से X3 की वैल्यू निकाल लिया दैट इज 0.836, लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है विद इन द वेपर डोम आएगा। तो यहाँ से S3 और H3 कैलकुलेट कर लिया, H3 भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली X3 हमें पता लग गया है, तो HF और HFG एट 0.1 बार 1 बार सैचुरेटेड स्टीम टेबल से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से S3 आ गया। अब पंप वर्क निगलेक्ट है, तो अगर पंप वर्क निगलेक्ट है, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर पंप वर्क निगलेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है कि H4 इक्वल टू H5, क्योंकि ये पंप वर्क है ही नहीं है। अगर ये पंप वर्क नहीं है तो ये लाइन नहीं होगी, तो 0.4 और 0.5 दोनों ओवरलैप करेंगे। सिमिलरली H6 इक्वल टू H7, तो H6 क्या है, H6 है एट 5 बार प्रेशर पे H ऑफ F, 5 बार प्रेशर पे HF है, तो उसको भी हम स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। तो H4 हमने निकाल लिया स्टीम टेबल से, H4 HF एट 0.1 बार पे वही H5 के बराबर होगा क्योंकि निगलेक्ट है। H6 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना स्टीम इसमें सर्कुलेट कर रहा है, कितने अमाउंट ऑफ स्टीम इसमें सर्कुलेट कर रहा है, कितनी केजी स्टीम रेट है। तो एक हमारे पास हीटर लगा ही है, आप देखिए ये है हीटर। इस हीटर में m kg ऑफ स्टीम आया, 1 माइनस m kg ऑफ वाटर आया यहाँ से, एंड m kg ऑफ यहाँ से वाटर निकल गया। तो हम एनर्जी बैलेंस इस पे लगा देंगे हीटर पे। तो हीटर की एनर्जी बैलेंस लगाने के लिए आपको एक अलग से मैंने FBD बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखिए ये है हमारा हीटर, 2 पॉइंट पे m kg आया, 5 पॉइंट से 1 माइनस m, तो इसमें m इंटू H2 जितना इनलेट हो रहा है ये भी इनलेट है, तो 1 माइनस m इंटू H5 इक्वल टू 1 इंटू H6। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई m इक्वल टू H6 माइनस H5 दिस। तो सबकी वैल्यू रख दिया, m की वैल्यू आ गई 0.203 kg। अब टरबाइन वर्क निकालना है। अब टरबाइन वर्क देखिए टरबाइन वर्क देखिए 1 से 2 के बीच में 1 kg स्टीम ट्रेवल किया, तो यहाँ से H1 माइनस H2 ये प्लस 2 से 3 के बीच में 1 माइनस m kg की, तो H2 माइनस H3 इंटू 1 माइनस m। तो ये हो गया टरबाइन वर्क, राइट। तो ये हो गया टरबाइन वर्क, सबकी वैल्यू रख दिया तो WT निकल गया। हीट एडेड बॉयलर में, बॉयलर में जब आप हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये है हमारा बॉयलर H7 से H1, लेकिन H7 इज इक्वल टू H6 क्योंकि पंप वर्क निगलेक्ट है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हीट एडेड हो रहा है दैट इज H1 माइनस H6, H7 इक्वल टू H6, तो H1 इक्वल टू H1 माइनस H6। तो यहाँ पे फिर से अगेन आ गया H1 माइनस H7, H1 माइनस H6 क्योंकि H7 इक्वल टू क्योंकि निगलेक्ट है। यहाँ से फिर से सबकी वैल्यू रख दिया, फिर से निकल गया Q हीट कितना ऐड किया। अब एफिशिएंसी कितनी है, WT माइनस WT डिवाइड बाई Q एडेड। WP निगलेक्टेड है तो WT माइनस डिवाइड बाई Q1, सबकी वैल्यू रख दिया, तो एफिशिएंसी आ गई 35.36%। स्टीम रेट, अगेन हमने स्टीम रेट कैलकुलेट कर लिया। अब मीन टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। मीन टेम्परेचर जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो देखिए जब हमने ये हमने ब्लीड कराया था
सिस्टमेटिक डायग्राम में देखिए, हमने ये हीटर में ब्लीड कराया था, तो जाहिर सी बात है मीन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मीन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मीन टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए आप देखिए मीन टेम्परेचर की वैल्यू ये मीन टेम्परेचर Tm1 इक्वल टू H1 माइनस H7 डिवाइड बाई S1 माइनस S7, ये आपके लिए नया होगा, तो इसको मैंने यहाँ थोड़ा सा एलिब्रेट किया कि हमें पता है कि गिब्स एनर्जी फंक्शन क्या होता है, G इक्वल टू H माइनस TS या डेल G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। यहाँ से फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा D इक्वल टू 0 तो T इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा S। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया कि Tm1 इक्वल टू H1 माइनस H7 डिवाइड बाई S1 माइनस S7। अब ये 1 और 7 के बीच में ही क्यों लगा है, ये क्लियर होगा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए। अब मीन टेम्परेचर जो हम बात कर रहे हैं ये भाई या तो ये इंक्रीज होगा एट 0.7 या तो 0.1 इंक्रीज होगा, तभी तो मीन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो 1 और 7 के बीच में ही हमारा मीन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो मीन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इनके दिनों के बीच में हमने कैलकुलेशन किया Tm कितना हो गया कि डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा S। अब यहाँ पे फिर से आप देखिए H6 इक्वल टू H7 एंड S6 इक्वल टू S7, दोनों चीजें यहाँ पे होगा क्योंकि निगलेक्ट हुआ है पंप वर्क। तो फिर से सबकी वैल्यू हमने यहाँ H1 माइनस H6 डिवाइड बाई S1 माइनस S6। S6 हमने स्ट्रीम टेबल से निकाला ही है, राइट 1.86, तो सबकी वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से Tm निकल गया 238.8 डिग्री सेल्सियस या 511.95 केल्विन। अब विदाउट रीजनरेशन है, जब हमारा विदाउट रीजनरेशन होगा, अब देखिए मिनट, राइट, जब हमारा विदाउट रीजनरेशन है तो ये वाला जो हमारा ब्लीड हो रहा है ये लाइन आएगी नहीं, सीधा क्या होगा 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7, ये सारी बीच की जितनी लाइनें हैं ये 6 to 7 ये नहीं होगा, 5 to 6 नहीं होगा, है ना। ये पूरी लाइन जो हमारे पास ये 5 बार पे ब्लीड हुआ है ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, और ये पूरी लाइन खत्म होते ही जो हमारे पास नया टीएस डायग्राम बन जाएगा वो ये बन जाएगा सिंपल। देखिए 1 से 3, 3 से 4, 4 to 7। वो अलग बात है कि यहाँ पे H7 इक्वल टू H4 हो जाएगा क्योंकि पंप वर्क निगलेक्ट है। तो यहाँ से अगेन मीन टेम्परेचर फिर से 1 और 7 या आपको 1 और 4 के बीच में, तो H1 माइनस H4 ये क्यों कर रहा है क्योंकि पंप वर्क निगलेक्ट है, तो H7 इक्वल टू H4 या S7 इक्वल टू S4, तो 1 और 4 के बीच में मीन टेम्परेचर फिर से हमने कैलकुलेट कर लिया। इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर जो पहले इसके पहले हमने मीन टेम्परेचर कैलकुलेट किया था विद रीजनरेशन, अब विदाउट रीजनरेशन दोनों माइनस कर लिया, तो यहाँ पता लग गया कितना मीन टेम्परेचर डिफरेंस था। WT कैलकुलेट कर लिया, अगेन WT क्या होगा H1 माइनस H3, सिंपली यहाँ से WT कैलकुलेट कर लिया विदाउट रीजनरेशन। कितना इंक्रीज हुआ स्टीम रेट, राइट, दिस वो कैलकुलेट कर लिया, और साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज द विदाउट रीजनरेशन H1 माइनस H3 डिवाइड बाई H1 माइनस H4। एफिशिएंसी आ गया, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, पहले जो एफिशिएंसी थी अभी जो एफिशिएंसी है दोनों को, तो इतनी एफिशिएंसी विद रीजनरेशन हमने इंक्रीज कर लिया। आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी डाउट हो रहा किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा या मेरी ईमेल आईडी पे आप क्वेरी भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।